मित्रों, पंडित इलाचंद जोशी जी ने सुधाकर का संपादन किया। अपने बचपन काल में इस महत्वपूर्ण पत्रिका का जो संपादन किया उसका जिक्र उन्होंने बहुत खुलकर किया है, जिसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको सन 1913 में अपने बाल साहित्य की प्रगति के बारे में बता रहा था। उस सिलसिले में मैं एक बात बताना भूल गया। उसी वर्ष दैयोग से मैं एक हस्तलिखित साहित्यिक पत्रिका का संयोजन, संपादन और प्रकाशक बन गया। बात यह हुई कि मेरे कुछ समवयस्की किशोर साहित्यिक प्रेमी साहित्यकारों ने सुधाकर नाम से पत्रिका निकालने की योजना बनाई। उन्होंने इस पत्र को आगे बढ़ाते जाने के उद्देश्य से मुझसे उसका संपादन भार ग्रहण करने को कहा। मैं सुनकर इसी बात से पुलकित हो उठा कि उन बंधुओं ने मुझको पत्र संपादक की योग्य समझा। मुझे सुधाकर नाम साहित्यिक पत्रिका के लिए तनिक भी पसंद नहीं आया। इस संबंध में मैंने अपने मित्रों से कोई बहस तो नहीं की, पर सुधाकर नाम का ट्रांसपोजिशन अपने ढंग से करके सुधाकर कर दिया। मैं अकेला ही पत्र के लिए सारा मैटर लिखकर तैयार करता और सुंदर सुगठित लिपि में छोटे बड़े सभी तरह के अक्षरों का प्रयोग विभिन्न लेखों और कविताओं में करता रहता। निबंधों के बीच में जब कुछ पद्यात्मक उदाहरण देने की आवश्यकता पड़ती तब सरस्वती में छपने वाले बहुत ही छोटे टाइप का अनुसरण करता, उसके लिए बहुत बारीक वाली निब तैयार करता। अधिकतर बहुत सांझ की धूमिल रोशनी में लिखना मुझे पसंद था। कई दिनों तक इस तरह बारीक अक्षरों वाला मैटर लिखते रहने से मेरी आँखों की ज्योति, जो पहले से ही काफ़ी क्षीण थी, बहुत क्षीण हो गई और मुझे उस छोटी सी उम्र में चश्मा लगाना पड़ा। पंडित सुमित्रानंद पंत उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें मैं पढ़ता था। वे मुझसे 1 या 2 कक्षा आगे थे। एक ही स्कूल में पढ़ते रहने पर भी अपने नितांत संकुचित स्वभाव के कारण मेरी उनसे तनिक भी घनिष्ठता नहीं हो पाई थी। पर परस्पर साधारण परिचय भी हम लोगों ने अपने आमने सामने कभी नहीं किया। उससे संबंध में झूठी और विद्वेषात्मक आलोचनाएं यदा कदा सुनने में आती थी। उन पर कुछ इस तरह के आरोप लगाए जाते थे कि लुक छिपकर सिगरेट पीते हैं, विलायती मिठाइयाँ, चॉकलेट आदि खाते रहते हैं, निराले फैशन के कपड़े पहनने में अपनी विशेषता मानते हैं, आदि आदि। पंत जी को नित्य प्रति स्कूल में दूर से ही देखता, उनके बाह्य व्यक्तित्व के से प्रभावित रहता था, पर उनके व्यक्तिगत रूप से मिलने की तीव्र इच्छा रहने पर भी इसके लिए अपने भीतर तनिक भी साहस नहीं जुटा पाया था। मैं सुधाकर में कुछ लिखवाने और उनके संबंध में लिखने की इच्छा रखता था। सुधाकर के विशेष अंक में मैंने एक विचित्र टिप्पणी उनके संबंध में लिख मारी, किंतु उसके बावजूद मेरी इच्छा थी कि पंत जी सुधाकर को देखें और पढ़ें। उस पर अपनी सम्मति मुझे लिखकर दें। मुझे तो साहस नहीं हुआ, पर एक आपसी मित्र के द्वारा मैंने यह कार्य करवा लिया। पंत जी ने अपनी सहज शालीनता के साथ अपने संबंध में लिखी गई टिप्पणी को अनदेखा करके एक बहुत अच्छी सम्मति पत्र के संबंध में लिखकर मुझे भेज दिया। फिर कुछ दिनों के बाद पंत जी ने सुधाकर के लिए एक काव्यात्मक गद्य प्रबंध लिखकर भेजा, जो मुझे एक अद्भुत सुंदर शब्द चित्र की तरह लगा। वह मुझे वास्तव में बहुत पसंद आया और यहाँ तक कि इस जानकारी से मैं अत्यंत गर्व का अनुभव करने लगा कि हमारे स्कूली छात्रों में ऐसे सुंदर रचना लिख सकने वाले छात्र भी विद्यमान हैं। पर मेरी विद्वेषात्मक मूलक प्रवृत्ति को क्या कहा जाए कि मैंने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए या अन्य किसी कारण से पंत जी के उस महत्वपूर्ण निबंध की विरोधी आलोचना विस्तार से के साथ सुधाकर के अंक में प्रकाशित कर दी। सुधाकर के उसी अंक में फ्रांटिस पीस के रूप में एक तिरंगा चित्र भी सुप्रसिद्ध पहाड़ी चित्रकार मौला राम की अनुकृति में स्वयं अपने नितांत अकुशल
बाल हस्त के भोलेपन के साथ तैयार करके एक पिन के द्वारा जोड़कर सम्मिलित कर दिया। यह हमारे एक मित्र स्वर्गीय श्यामाचरण दत्त पंत के द्वारा पंत जी के हाथों में पहुंचा। स्वभावतः मेरी विद्वेषपूर्ण आलोचना पंत जी को पसंद नहीं आई। पंत जी ने आलोचना का बदला एक दूसरे रूप में लिया। जब कई अंकों के बाद हमारे उन्हीं मित्रों पर सुधाकर के संपादन का भार पड़ा, तब उसके बाद वाले अंक में मैंने पढ़ा कि पंत जी ने मेरे द्वारा अंकित चित्र और परिचय की कड़ी व्यंग्यात्मक आलोचना की है। उस आलोचना में पंत जी ने लिखा कि शिव पार्वती का जो चित्र सुधाकर के पिछले अंकों में प्रकाशित हुआ है वह नितांत भोड़ा है। उसमें चंद्रमा को शिव के मस्तक से काफ़ी दूर अधर में लटका हुआ दिखाया गया है, जो कि आश्चर्यास्पद है। असल में बात यह हुई कि मौला राम का जो चित्र मैंने मॉडर्न रिव्यू में छपा हुआ देखा था उसमें चंद्रमा अधर में ही लटका हुआ था। मैंने भी अपनी भोली नकल में वैसा ही दिखलाया था। चित्र परिचय से मैंने एक स्थान पर लिखा था कि शिव जी के दोनों कानों में लटकती हुई कुंडलियाँ शोभा पा रही हैं। इस पर पंत जी ने यह रिमार्क कसा, कुंडलियाँ शब्द खूब मज़े का आया है, शायद ये गिरधर की कुंडलियाँ रही होंगी। मेरे सुझाव से कुंडलियाँ के स्थान पर कुंडल होना चाहिए। मैंने कृष्ण संबंधी एक गीत में कभी सुना था, कानों में कुंडलियाँ सो है, तभी इसका प्रयोग किया था। ये तो हुआ मेरे संपादन हस्तलिखित पत्रिका का छोटा सा इतिहास। सच पूछा जाए तो इस उक्त हस्तलिखित पत्रिका का संपादन कार्य मेरे लिए संपादन कला के शिक्षण के लिए पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी थी। मुझे याद आता है कि अपने संपादन के मध्य काल में कुछ पूर्व ही एक विशेष पत्रिका के लिए जब मैंने आवेदन पत्र भेजा था, तब मैं अल्मोड़े में ही निवास करता था, उससे बाहर नहीं जा पाया था। उस पत्र के लिए सहायक संपादक का स्थान रिक्त होने का विज्ञापन पढ़ा था। अपने तत्कालीन अधिकारी से तंग आकर एक आवेदन पत्र उस पद के लिए भेज दिया था। अपने शिक्षा के बारे में जो विवरण मैंने दिया उससे ये भी लिख दिया कि मैंने एक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया है। इसका अर्थ ये समझा जाना चाहिए कि मैं सुधाकर के संपादन को कोई बच्चों का खेल नहीं समझा था और उसे गंभीर महत्व देता था।